r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, ये वाला हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। तो एक मिरर ड्रॉ कर लेता हूं मैं, और एक छोटा सा मिरर, क्योंकि लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे बना लूँ क्या, क्योंकि बना तो हम रहे हैं कॉनकेव भी। तो ये कॉनकेव मिरर है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसका मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ, और यहाँ पे तुक्के से F लिख देता हूँ। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, अभी तो हमें पता ही नहीं ना कि एग्जैक्ट होगा क्या, हम तो बस अभी बना रहे हैं और देखते हैं कि क्या रिलेशन ऐसा कुछ आता है कि नहीं आता। और हमने क्या माना है कि एक इन्फिनिटी सोर्स पर से कहीं से, मतलब कहाँ पे है ऑब्जेक्ट मुझे पता नहीं, सूरज की दूरी से कोई बहुत दूर से एक पैरेलल रे चलती हुई आ रही है, एक पैरेलल रे चलती हुई आ रही है ऐसे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ये पैरेलल रेज आती है, ये कटने के बाद कहाँ पर चली जाती है, ये फोकस पे चली जाती है। ठीक, सॉरी, ये इसको मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, फोकस पे चली गई, ये ऐसे आई थी और ये ऐसे चली गई, फोकस पे चली गई। ठीक है, अब इस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या ड्रॉ कर लेता हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी ये किया हुआ है, तो ये ज़्यादा मुश्किल तो आपके लिए नहीं होना चाहिए। ठीक, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और इसका नाम लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ ए, सॉरी, ये लिख देता हूँ मैं A, ये लिख देता हूँ B, और ये C, और ये इसको, ये तो P है हमारा, आपको पता ही है। तो मैंने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें एक रे को मैंने फॉल करवाया है मिरर पे, जो कि इन्फिनिटी सोर्स से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब पैरेलल आती है तो वो कहाँ पर जाकर कटती है, फोकस पे जाकर कटती है। ये हमने पढ़ लिया था, और जहाँ पर कटती है उसी को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो पहला रे तो ये जो आया है रेड वाला, ये आया और ये ऐसे करके आया और ये ऐसे करके गया। फिर उस पर हमने एक नॉर्मल डाल दिया है इस तरह से। और अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल I, और यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल R। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। बताना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या था, क्या याद ही नहीं है? चलो, पहला लॉ तो यही था ना, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, दूसरा, अब देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, AB जो है वो पैरेलल है PC के, है ना। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमने पैरेलल मानी, और ये एक देख सकते हैं आप कि ये ट्रांसवर्स है इस तरह से कुछ, है ना। ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स कट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अल्टरनेट, ये वाला एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल I इज इक्वल टू एंगल BCF। कैसे? ये है अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, तो ये देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड है। तो इस दोनों से क्या पता चल रहा है, देखो इसमें भी ये हमारा एंगल R जो है एंगल I के बराबर, एंगल I कॉमन है ना। यहाँ पर देखो एंगल I और यहाँ पर भी देखो एंगल I। तो अगर ये दोनों कॉमन है, अगर ये दोनों कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर करूँगा तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। अरे राम के पास 5 रुपए है और मोहन के पास भी 5 रुपए है, तो राम और मोहन दोनों के पास बराबर रुपए है कि नहीं, वही चीज़। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 से देखेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा एंगल R इज इक्वल टू एंगल BCF। एंगल R ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये एंगल R और ये जो भी एंगल है ये दोनों बराबर है। बहुत बढ़िया। बट अब सारा खेल तो ये बट का ही है। बट हम जानते हैं कि अगर एक कोई ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जाए, ये साइड या कोई भी दो साइड बराबर हो जाए, तो उसके दो एंगल बराबर हो जाए, एक कोई ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो उसके सामने वाले साइड्स भी बराबर होते हैं, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल कि अगर ये साइड एंगल और ये एंगल बराबर है तो उसके सामने वाला साइड्स भी बराबर होगा, अगर दो साइड्स बराबर है तो उसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो ये क्या हो गया, बट इन ट्रायंगल BCF two angles are equal, hence triangle is isosceles। ठीक है, आइसोस्केलस। तो जब आइसोस्केलस हो गया तो अब क्या होगा, इसके सामने वाले साइड्स भी बराबर होंगे, है ना, इसके सामने ये साइड और इस वाले के सामने ये साइड। तो इसीलिए जो साइड है CF इक्वल्स टू BF, क्या है ये है प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस। ठीक, आ रही बात समझ? तो अगर ये दोनों बराबर हो गया, ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, यही हुआ ना अभी तो हमारा। अब देखो एक चीज सोचने की, हाइपोथेटिक चीज है सोचने की, ये मिरर जो है मैंने इतना चौड़ा बनाया है, इतना चौड़ा बनाया है। अब ये किसी ने मुझसे कहा था क्या कि ये मिरर इतना ही चौड़ा हो सकता है, ये कोई रूल है क्या? नहीं, रूल नहीं सर। ये हो सकता है कि इससे भी बड़ा हो, इतना बड़ा, और हो सकता है कि ये इतना छोटा, फिर ना, और यह हो सकता है उससे भी छोटा, इतना छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। ठीक है, हो सकता है। तो अगर मान लो कि इतना छोटा हुआ कि P के बिल्कुल बगल में वो B आ गया, क्योंकि पैरेलल रे तो कहीं से भी आ सकती है। हमने क्या कहा, अगर ये रे भी पैरेलल अगर आ रही है, ठीक है, तो ये भी टकरा करके ये ऐसे यहीं पे जाएगी। ठीक है, जब भी कोई पैरेलल जाती है, ये मैंने थोड़ी कहा ये इतना ही दूरी पे आएगा, ये तो समझाने के लिए हम दूर दूर लिख रहे हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। लेकिन ये कितने भी नज़दीक अगर आए, ऐसे भी आए, तो भी वो ऐसे ही जाएगी। तो अगर एक ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं कि जो अपर्चर है वो बहुत बहुत छोटा है, या फिर वो जो B पॉइंट है ये बहुत नज़दीक है, मतलब कि जो पैरेलल रे आई है वो बहुत बहुत नज़दीक आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब क्या होगा, इफ B is very close to P, so both are coincide। अगर इतना नजदीक हो जाए कि दोनों coincide मतलब एक पॉइंट पर ही आ जाए। ठीक है, अब ये सब मत कहना सर हसेनबर्ग अनसर्टेनिटी, तो वो सब नहीं, यहाँ पे मतलब बहुत नजदीक आ जाइए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो उस समय पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि BF जो है वो PF के बराबर हो गया, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, BF ये वाला जो पार्ट, ये जो था, ये घूम के आगे की तरफ यहाँ ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, या इससे भी नजदीक यहाँ आ गया, तो अब ये यही तो है ना, ये यहाँ पर आ गया। तो अगर B बहुत नजदीक आ गया P के, यहाँ पे आ गया, तो ये जो BF था, ये ऐसे नहीं जाके ये ऐसे जाएगा, है ना। तो BF और PF फिर बराबर हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ कि B जो है बहुत ही नजदीक चला गया P के। ठीक है, चलिए, तो BF और PF हो गया, इसको मैं 3rd मान लेता हूं और इसको मैं 4 मान लेता हूं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, एक सेकेंड, लसो का है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ। चलिए, ठीक, अब हो गया। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने बराबर कर लिया
ये जो पॉइंट है, ये जो है ये और ये बराबर हो गया, ठीक है। तो बी एफ और पी एफ अगर बराबर हो गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 ही था शायद, हाँ 3 और 4 क्या बराबर हो गया सर? यहाँ पर देखो ये है मेरा 3, सी एफ और बी एफ बराबर है, और यहाँ पर देखो बी एफ और पी एफ बराबर है। तो फिर से अगर मैं देखूं तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होने चाहिए, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यही मैं करने वाला हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा, सी एफ जो है वो बराबर हो जाएगा पी एफ के, ठीक है। सी एफ जो है वो बराबर हो गया पी एफ के। अब देखो सी एफ और बी एफ, अगर सी एफ और पी एफ अगर बराबर हो गया तो ध्यान से देखना, पी सी जो है या सी पी जो भी बोलते हो तुम, जो पी सी, इसको मैं बराबर कर देता हूँ, ये पूरा मेरा, ये मेरा क्या है, सी पी है। तो अगर मैं सी पी को, ये पूरा सी पी है, सी पी को मैं लिखूँ सी एफ प्लस में पी एफ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आधा मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को जोड़ के मैं इसके बराबर कर दूंगा, हाँ सर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी एफ प्लस में पी एफ, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है इसका, अभी 10th में तुमने किया नहीं है तो मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ। बस ऐसा नहीं है कि तुम स्किप करो सर कि क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो इस वाले इक्वेशन में मैंने इस दोनों को बराबर कर रखा है पहले से, सी एफ और पी एफ को, तो मैं इसमें से कोई भी एक रिप्लेस कर सकता हूँ इस इक्वेशन में, बिल्कुल। तो पी सी इज इक्वल टू में मैं यहाँ पर दोनों में पी एफ प्लस पी एफ लिख सकता हूँ। पी एफ प्लस पी एफ क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि दोनों बराबर ही तो था। तो पी सी इज इक्वल टू में 2pf हो गया, और पी सी मेरा क्या है ये समझना, पी सी क्या है, पी सी ये है, इसी को तो हम कैपिटल आर कह रहे हैं। तो इसको मैं रिप्लेस करके क्या कर दूं, आर लिख देता हूँ, आर। और पी एफ मेरा क्या है, पी एफ जो है यही तो हमारा स्मॉल एफ है ना, फोकल लेंथ, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एफ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2f, और यही तो मेरा इक्वेशन था, है ना, यही तो मेरा इक्वेशन था, और ये प्रूव हो गया।